दोस्तों नमस्कार। आज सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं, सवाल भारत के लोकतंत्र के भविष्य का है। क्या यह देश एक बार फिर उस राजनीति के लिए तैयार है जो सत्ता के गलियारों से निकलकर जनता के बीच खड़ी होती? क्या यह देश उस खुले आसमान के नीचे होने वाली राजनीति का स्वीकार करने के लिए तैयार है जिसकी एक मिसाल महात्मा गांधी ने अपने जीवन में प्रस्तुत की थी? याद कीजिए 15 अगस्त 1947 का वह ऐतिहासिक दिन। एक तरफ देश आजादी के उत्सव में डूबा हुआ था, संसद और सत्ता के गलियारों में नए भारत की शुरुआत का जश्न था, लेकिन उसी समय महात्मा गांधी उस चमक दमक से दूर कोलकाता के एक साधारण कमरे में बैठे थे। उनके लिए भारत की आत्मा केवल सत्ता के भवनों में नहीं बल्कि गांवों और आम जनता के जीवन में बसती थी। आज आजादी के 75 वर्षों से अधिक समय बाद संसद भारत की सत्ता और राजनीति का केंद्र है। यही कानून बनते हैं, यही बहुमत तय होता और यहीं से देश की नीतियां संचालित होती हैं। लेकिन क्या भारतीय राजनीति ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां विपक्ष संसद के पारंपरिक राजनीति से आगे बढ़कर जनता के बीच नई प्रतिरोध की राजनीति की बात कर रहा है? आज यही संदेश विपक्ष के नेता राहुल गांधी देने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में चुनावी लड़ाई केवल चुनाव जीतने का प्रश्न नहीं रह गई है, क्योंकि उनके अनुसार सत्ता ने देश के विभिन्न संस्थाओं पर इतना प्रभाव स्थापित कर लिया है कि पारंपरिक राजनीतिक तरीकों से परिवर्तन संघर्ष नहीं दिखाई देता। यही कारण है कि वे अपने सहयोगियों और इंडिया गठबंधन के दलों के सामने एक नया प्रस्ताव रखते हैं। तरीके बदलने होंगे, केवल चुनावी रणनीति नहीं बल्कि राजनीति की पूरी शैली पर पुनर्विचार करना होगा। यह प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले लगभग 12 वर्षों में विपक्ष ने कई प्रकार के राजनीतिक प्रयोग किए। कांग्रेस ने अपने स्तर पर संघर्ष किया, विभिन्न दल एक मंच पर आए और इंडिया गठबंधन का निर्माण हुआ। 2024 का लोकसभा चुनाव एक ऐसे मोड़ के रूप में सामने आया जहां विपक्ष को सत्ता परिवर्तन की संभावना दिखाई दे रही थी, लेकिन चुनाव परिणामों में भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों के साथ सबसे बड़ा दल बनकर उभरी और उसकी सरकार बनी। उसके बाद राहुल गांधी के राजनीतिक विश्लेषण का स्वर और अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। वे मानते हैं कि 2024 में सत्ता परिवर्तन की संभावना थी, लेकिन राजनीतिक समीकरण बदल गए। वे यह भी प्रश्न उठाते हैं कि यदि इंडिया गठबंधन अपनी मूल संरचना में बना रहता और कुछ सहयोगी साथ नहीं छोड़ते तो उन्हें परिणाम अलग हो सकते थे। अब सवाल सिर्फ 2024 का नहीं है, सवाल यह है कि आने वाले चुनावों में भी विपक्ष उसी पारंपरिक रास्ते पर चलेगा या फिर वह जनता के बीच जाकर एक नए प्रकार के राजनीतिक आंदोलन की नींव रखेगा। यही से शुरू होती है उस खुले आसमान की राजनीति की चर्चा जहां सत्ता के संस्थानों के बजाय सीधे जनता को परिवर्तन की सबसे बड़ी शक्ति माना जाता है। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि इसका अर्थ है कि विपक्ष को अपने पुराने राजनीतिक तरीकों, अपनी सुविधाओं और सत्ता की पारंपरिक समझ को चुनौती देनी होगी। और सबसे बड़ा प्रश्न यही है, क्या केवल सरकार और सत्ता की आलोचना के से परिवर्तन आएगा या राजनीतिक दलों को स्वयं भी वैसा परिवर्तन करना होगा जिसकी वे देश से अपील करते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि आखिर वह परिस्थिति क्या बनी कि विपक्ष की राजनीति अब केवल संसद और चुनाव तक सीमित रहने की बजाय सड़कों और जनता के बीच नए प्रतिरोध की बात करने लगी। पिछले 12 वर्षों के राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुए राहुल गांधी यह संदेश देते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा केवल संस्थाओं पर भरोसा करके नहीं की जा सकती। उनके अनुसार जब संस्थाओं से अपेक्षित न्याय या निष्पक्षता प्राप्त नहीं होती दिखाई दे, तब राजनीति को अपने तरीके से बदलने पड़ते हैं। यही से प्रश्न उठता है, क्या सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग और अन्य संवैधानिक एवं जांच संस्थाओं के दरवाजे खटखटाने भर से विपक्ष को यह परिणाम मिला जिसकी उसे अपेक्षा थी? राफेल विमान सौदे के मुद्दे को याद कीजिए। विपक्ष की ओर से कीमत
प्रक्रिया और अनियमितताओं से जुड़े प्रश्न उठाए गए, मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा। न्यायालय के निर्णय में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े पहलुओं को महत्व दिया गया और विपक्ष के आरोपों को वैधानिक आधार नहीं मिला। इसके बाद चुनावी बॉन्ड का मामला सामने आया। सर्वोच्च न्यायालय ने इस योजना को असंवैधानिक घोषित किया और इसे समाप्त करने का निर्णय दिया, लेकिन इस अवधि में राजनीतिक दलों को प्राप्त धन को वापस लेने का आदेश नहीं दिया गया। आलोचकों ने इसे अधूरा सुधार बताया, जबकि समर्थकों ने इसे संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार दिया गया फैसला माना। पेगासस जासूसी विवाद ने भी भारतीय राजनीति में बड़े सवाल खड़े किए। विपक्ष और कई सामाजिक समूहों ने सरकार की भूमिका पर प्रश्न उठाए, जबकि सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य कारणों का हवाला देते हुए कई जानकारियां सार्वजनिक नहीं की। इसी प्रकार महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम में शिवसेना के विभाजन और सरकार गठन को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ संवैधानिक प्रक्रियाओं पर सवाल उठाए, लेकिन बनी हुई सरकार को जारी रहने दिया। इस निर्णय की भी अलग अलग राजनीतिक व्याख्याएं हुई। इन घटनाओं के आधार बनाकर विपक्ष का एक वर्ग यह निष्कर्ष निकालता है कि केवल कानूनी लड़ाई से राजनीतिक परिवर्तन संभव नहीं होगा। यही कारण है कि अब खुले आसमान के राजनीति और जन प्रतिरोध की अवधारणा सामने रखी जा रही है। चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर भी विपक्ष ने समय समय पर प्रश्न उठाए हैं। ईवीएम, मतदाता सूची और चुनावी प्रक्रियाओं से जुड़े कई मुद्दों पर विपक्षी दल आयोग के पास पहुंचे। विपक्ष का आरोप रहा कि उनकी चिंताओं को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया। दूसरी ओर चुनाव आयोग लगातार यह कहता रहा कि भारत की चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी और मजबूत व्यवस्था के अंतर्गत संचालित होती है। यहीं से भारतीय लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी बहस खड़ी होती है। यदि किसी राजनीतिक पक्ष को यह महसूस होने लगे कि यह संवैधानिक संस्थाएं उसकी शिकायतों का समाधान नहीं कर रही हैं, तो क्या उसका रास्ता जन आंदोलन होना चाहिए? राहुल गांधी जिस नए राजनीतिक मार्ग की बात करते हैं, उसकी सब मूल भावना यही रहती है कि जनता को सीधे राजनीतिक संघर्ष का केंद्र न बनाया जाए। लेकिन यहाँ एक दूसरी ओर उतना ही महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा होता है, क्या केवल संस्थाओं पर सवाल उठाना पर्याप्त है या विपक्ष को स्वयं भी अपने संगठन, नेतृत्व शैली और जनता के साथ अपने संबंधों को नए सिरे से परिभाषित करना होगा? क्योंकि इतिहास यह बताता है कि हर बड़ा जन आंदोलन केवल सत्ता के विरोध से सफल नहीं होता, बल्कि वह तब प्रभावी होता है जब उसके पास स्पष्ट विचार, विश्वसनीय नेतृत्व और जनता के जीवन से जुड़े ठोस मुद्दे होते हैं। यहीं से भारतीय राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी दिखाई देती है। एक और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति विश्वास और उनकी स्वतंत्रता का प्रश्न, और दूसरी ओर जनता के बीच जाकर प्रतिरोध की नई राजनीति खड़ा करने का प्रयास। अब देखने वाली बात यह होगी कि यह विचार केवल एक राजनीतिक नारा बनकर रह जाता है या वास्तव में भारत की राजनीति की दिशा बदलने वाला आंदोलन साबित होता है। सवाल केवल न्यायपालिका और चुनाव आयोग तक सीमित नहीं रुकता। इस बहस का विस्तार उन सभी संस्थाओं तक पहुंचता है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जवाबदेही और संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। विपक्ष का आरोप है कि प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य जांच एजेंसियों का उपयोग राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। विपक्ष के अनुसार कई मामलों में अदालतों का दरवाजा खटखटाने के बाद भी उन्हें वह राहत नहीं मिली जिसकी उन्हें उम्मीद थी। ईडी के प्रमुख के कार्यकाल विस्तार को लेकर भी देश में बहस हुई। इस विषय पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी टिप्पणियां की और सरकार की नियुक्ति प्रक्रिया तथा एजेंसियों की स्वतंत्रता को लेकर चर्चा तेज हुई। सीबीआई को लेकर भी पहले से राजनीतिक विवाद होते रहे। इसे कभी पिंजरे का तोता कहे जाने से लेकर उसके आंतरिक विवादों और प्रशासनिक घटनाओं तक कई प्रश्न सार्वजनिक बहस का हिस्सा बना। इसी तरह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, केंद्रीय सतर्कता आयोग, प्रशासनिक संस्थाओं और विभिन्न संवैधानिक पदों की नियुक्तियों को लेकर भी समय समय पर
विपक्ष ने सवाल उठाया कि क्या ये संस्थाएं पूरी तरह स्वतंत्र रूप से काम कर पा रही। यहीं से बहस केवल किसी एक संस्था की नहीं रह जाती, बल्कि पूरे लोकतांत्रिक ढांचे की विश्वसनीयता और जनता के भरोसे की बन जाती। राहुल गांधी के राजनीतिक संदेश का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि यदि संस्थागत रास्तों से अपेक्षित परिणाम नहीं मिले तो राजनीतिक जनता के बीच वापस जाना होगा। यहीं पर महात्मा गांधी के राजनीति का उदाहरण सामने रखा जाता है। गांधी का जीवन सत्ता के वैभव, सुरक्षा के घेरे और विशेष सुविधाओं से दूर था। उनके आश्रमों के द्वार आम लोगों के लिए खुले रहते थे। उनकी राजनीति का केंद्र आम जनता की भागीदारी और प्रत्यक्ष समाज था। इसी विचार से खुले आसमान की राजनीति की अवधारणा को जोड़ा जाता है। ऐसी राजनीति जिसमें नेता जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं, संघर्षों और आकांक्षाओं में अपनी राजनीति का आधार बना। लेकिन यहाँ सबसे कठिन प्रश्न सामने आता है, क्या आज के राजनीतिक दल, जिनके कई नेता लंबे समय तक सत्ता और व्यवस्था के हिस्सा रहे हैं, वास्तव में ऐसी राजनीति को अपना पाएंगे? क्या वे अपने पुराने राजनीतिक ढांचे, सुविधाओं और सत्ता केंद्रित सोच से बाहर निकल पाएंगे? क्या भ्रष्टाचार के आरोपों, पुराने राजनीतिक समझौतों और सत्ता की संस्कृति से जुड़ी चुनौतियों के बावजूद कोई नया जन आधारित राजनीतिक आंदोलन खड़ा हो सकता है? यही वह परीक्षा है जो केवल सरकार की नहीं बल्कि विपक्ष की भी होगी, क्योंकि इतिहास में हर बड़े राजनीतिक परिवर्तन के लिए केवल सत्ता विरोध पर्याप्त नहीं रहा है। परिवर्तन तब प्रभावी होता है जब नेतृत्व स्वयं को भी बदलने की क्षमता दिखाए। इसी संदर्भ में 2029 तक की राजनीतिक लड़ाई को एक व्यापक संघर्ष के रूप में देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों के चुनाव केवल सत्ता प्राप्ति की प्रतियोगिता नहीं होंगे, बल्कि यह भी तय करेंगे कि भारत की राजनीति आगे किस दिशा में बढ़ेगी। एक पक्ष यह मानता है कि भारत की लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत और जनता का मत ही अंतिम निर्णायक शक्ति है। दूसरा पक्ष यह तर्क देता है कि संस्थाओं की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को लेकर गंभीर चिंताएं हैं और जनता के बीच नए प्रकार के राजनीतिक संघर्ष की आवश्यकता है। इन दोनों दृष्टिकोणों के बीच एक मूल प्रश्न खड़ा होता है, क्या भारत की राजनीति फिर उस मोड़ पर पहुंच रही है जहां परिवर्तन संसद की दीवारों से बाहर निकलकर जनता के बीच अपनी नई भाषा और नई शक्ति खोजेगा? और यदि ऐसा होता है तो सबसे बड़ी चुनौती सत्ता के सामने नहीं बल्कि उन नेताओं के सामने भी होगी जो इस परिवर्तन का नेतृत्व करने का दावा करते हैं, क्योंकि जनता केवल नारे नहीं बल्कि विश्वास, त्याग, पारदर्शिता और अपने जीवन से जुड़े वास्तविक परिवर्तन की अपेक्षा करती है। और यहीं से भारत की राजनीति का अगला अध्याय शुरू होता है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे एक नए विश्लेषण में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।